Newton found that mostly of orbit are circular except Mercury. Except मरकरी को छोड़कर जितने भी होते हैं सबके पाथ कैसे होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं ऑर्बिट वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग केपलर्स सेकंड लॉ, जो क्या होता है जब ऑर्बिट में होते हैं तो इनकी प्लेनेट क्या होते हैं कि इनकी एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। इट्स एरियल स्पीड आर कांस्टेंट, ठीक है। Hence we can say जब एरियल स्पीड कांस्टेंट हो गई और वो सर्कुलर में चल रहा है तो उसके लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। Hence we can say if aerial speed are constant and it is moving in circular path, so linear speed will be also constant। लीनियर स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। एंड it is acting towards सेंटर की तरफ एक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, लिखिएगा। सो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन R हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन R होता है कि नहीं होता है। सेंटर के पास सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये सेंटर की तरफ लग रहा है तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल बन जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल टू mv² अपॉन R, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे नीचे एज वी नो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन में और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। लीनियर डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन अपॉन क्या, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो चलिए सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, लीनियर डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पे है, जब सर्कुलर पाथ पे है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी,
जब ये सर्कल फॉर्म कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर कितनी होगी? 2 पाई आर हो जाएगा अपॉन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। आइए सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एम अपॉन आर बाहर कर ले, इंटू वी के स्थान वी स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा बोलिए? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा क्या? 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एम 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर अपॉन क्या? टी स्क्वायर। हाँ हो जाएगा, बोलिए। हियर अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या है बोलिए? थर्ड नियम क्या है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। थर्ड लॉ इनका यही है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल। हाँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है ना यस भाई, आपने यही पढ़ा है ना कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्यूब। ए आपका क्या है? डिस्टेंस है ना, ए आपकी रेडियस है ना, एम्पलीट्यूड। तो ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट कैपिटल की ले रहे हैं, के इंटू आर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ होता है के इंटू आर। ठीक, तो चलिए अब आइए। सो 4 से इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन के आर क्यूब। पाई स्क्वायर एम आर अपॉन आर यहाँ से हट जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, के आर स्क्वायर। के एक आर आर 4 कैंसिल। इधर आर का कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 2 के आर स्क्वायर हो जाएगा। के आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस सर।
अब अगर हम और आगे देखें इसको, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, ये कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, m अपॉन आर स्क्वायर, बोलिए, m अपॉन आर Yes, sir. स्क्वायर। अब अगर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल हटाते हैं, तो हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर। शायद याद होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का नियम। तो ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, Hmm. एंड फोर्स इज इनवर्सली M1 प्रोपोर्शनल M2 टू आर स्क्वायर, यानी m1 yes m2 आएगा ना। upon R तो square. ये Yes, sir. वो डेरिवेशन इसी के अकॉर्डिंग अब चलेगा, ठीक है, Hmm. बात समझ में आई। अब इसके Yes, बाद sir. आपका होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये डेरिवेशन नोट कर लीजिए, राइट करिए फटाफट। Hmm.